नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के लिए जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाते हुए हमारी एनसीआरटीसी के द्वारा जंगपुरा आरआरटीएस स्टेशन के पास में एक अंडरपास को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है। जिसके चलते अब होगा ये कि आने वाले समय में यहाँ पर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आपको पता हो तो आरआरटीएस का जो ओरिजिनल प्लान था उसमें पहले ये जो जंगपुरा था इसको ऐड नहीं किया गया था, और अभी लास्ट ईयर ही ये जो जंगपुरा स्टेशन है इसको आरआरटीएस कॉरिडोर के ओरिजिनल प्लान में इंक्लूड किया गया था। और क्योंकि जंगपुरा स्टेशन पर स्टेबलिंग यार्ड, ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस इस तरह की थिंग्स बनकर तैयार होंगी, तो इसके चलते यहाँ पर जरूरी था कि प्रॉपर रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर जो लोग बाय रोड ट्रैवल करते हैं उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और इसी के कारण यहाँ पर बॉक्स पुशिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक अंडरपास का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बॉक्स पुशिंग टेक्नोलॉजी है वो एक इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिसको स्पेसिफिकली रेलवे ट्रैक्स के नीचे जो अंडरपासेस होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो कि अब जंगपुरा में बनकर तैयार हो गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज का फ्रेट शेयर को इंक्रीज करने के लिए एंड अल्टरनेटिवली उनकी जो रिवेन्यू है उसको भी बढ़ाने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा हंगरी फॉर कार्गो मिशन लॉन्च कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत होगा ये कि हमारी इंडियन रेलवेज आने वाले कुछ सालों में उनका फ्रेट शेयर जो कि अराउंड 27% है उसको इंक्रीज करके 45% तक लेकर जाएगी। तो दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो फ्रेट ट्रेन्स है, पर पैसेंजर ट्रेन्स के कारण इनको इजीली ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों ट्रेन्स के लिए जो ट्रैक्स है वो सेम ही है। एंड इसी कारण जो फ्रेट ट्रेन्स है उनको ऑपरेट करने के लिए पैसेंजर ट्रेन्स की बजाय प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। और यही मेन रीज़न है कि हमारे देश में भी जो बिजनेसमैन है वो रेल फ्रेट की बजाय रोड फ्रेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसी कारण हमारी रेलवेज का जो रेल फ्रेट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में हमारी रेलवेज की फ्रेट प्रॉब्लम, फ्रेट रिवेन्यू ये सब चीज़ें बढ़ती और कम होती दिखाई देंगी। एंड साथ साथ में हमारे देश में जो बिजनेसमैन हैं वो भी रेलवे के जो फ्रेट सिस्टम है उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज के समय हमारी जो इंडियन रेलवेज है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा कोल, सीमेंट एंड आयरन इस तरह की जो थिंग्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन इस हंगरी फॉर कार्गो मिशन के अंतर्गत हमारी रेलवेज का ये टारगेट है कि वो और तरह की जो गुड्स हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, एंड साथ साथ में उनका फ्रेट शेयर जो कि 27% है उसको इंक्रीज करके 45% तक लेकर जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मोटा भाई की कंपनी रिलायंस रिटेल को लेकर, जहां पर दोस्तों उनकी एक्विजिशन स्प्री को कंटिन्यू करते हुए रिलायंस रिटेल के द्वारा नोएडा बेस्ड डोमेस्टिक कंपनी एडवर्ब टेक्नोलॉजीज को एक्वायर कर लिया गया है। एंड नाउ ये जो कंपनी है ये रिलायंस रिटेल के अम्ब्रेला के अंडर में वर्क करती हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों रिलायंस पिछले कुछ समय से बहुत सारी कंपनीज स्टार्टअप्स को एक्वायर करने में लगा हुआ है, और पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने 3 से 4 कंपनीज को एक्वायर भी कर लिया है। एंड अब इसमें इन्होंने एक और नाम को जोड़ दिया है, जहां पर नोएडा बेस्ड रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एडवर्ब टेक्नोलॉजीज का इन्होंने 54% स्टेक एक्वायर कर लिया है, जिसके लिए रिलायंस रिटेल के द्वारा $132 मिलियन जो कि इंडियन रुपीज में अराउंड 983 करोड़ रुपीस होते हैं इतने की कंसिडरेशन पे की गई है। एंड नाउ जो रिलायंस रिटेल है उसने इस कंपनी का कंट्रोल टेकन ओवर कर लिया है। एंड अगर आप कमर्स बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा कि जब एक स्टेक होल्डर किसी दूसरी कंपनी में 51% या फिर उससे ज़्यादा का स्टेक एक्वायर कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो जो स्टेक होल्डर होता है वो उस कंपनी का ओनर एंड मेजर शेयर होल्डर बन जाता है। एंड साथ साथ में उस कंपनी का जो ओनरशिप होती है या फिर कंट्रोल होता है वो स्टेक होल्डर के अंडर में ही आ जाता है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली के वन ऑफ द डिलेड प्रोजेक्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली में जो डीएनडी एक्सप्रेसवे है और इसके अंतर्गत जो आश्रम फ्लाईओवर का एक्सपांशन का काम किया जा रहा है, वहां पर जो ऑफिशियल्स काम में लगे हुए हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन का जो काम है इसकी अब जो डेडलाइन है उसको अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड नाउ किसी भी कंडीशन में अगस्त तक इसका जो काम है वो कंप्लीट होकर रहेगा। दोस्तों दिल्ली एंड मुंबई ये दोनों हमारे देश की ऐसी सिटीज हैं जहां पर आपको हर समय कोई ना कोई प्रोजेक्ट फंसा हुआ देखने को मिल जाएगा। और वहीं आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन जो कि एक 6 लेन का 1.2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट है, इसको 2019 में प्लान किया गया था एंड दिसंबर 2019 में इसके कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया था। लेकिन मार्च 2020 में कोविड के चलते यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन था वो बंद हो गया, और उसके बाद में जब लॉकडाउन खुला तब यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस थी उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं गया। एंड इसके चलते ये प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा डिले हो गया। एंड नाउ अब इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हर तरह की अप्रूवल ली जा चुकी है, जिसके चलते पूरी तेजी से इसका जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड अब कहा ऐसा गया है कि अगस्त तक ये पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया वन ऑफ द लॉन्गेस्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अगल बगल जो कि मध्य प्रदेश स्टेट से होकर गुजरता है वहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन होने वाला है एंड मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उनकी स्टेट में जहां से भी पास होगा उसके थ्रू टोटल मध्य प्रदेश स्टेट में 7 एग्जिट पॉइंट्स बनाए जाएंगे एंड हर एक एग्जिट पॉइंट्स पर जो MPIDC है उनका प्लान है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करेंगे, जिसके लिए वो करंटली लैंड एक्वायर करने में लगी हुई है एंड इस फाइनेंशियल ईयर में उनके द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अगल बगल 2000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है एंड नाउ 9000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इन्होंने और भी आइडेंटिफाई किया है जिसको अभी इन्होंने एक्वायर नहीं किया है एंड अब जल्दी ही ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं जहां पर इस लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है उनको प्रपोजल भेजे जाएंगे एंड जब वो प्रपोजल अप्रूव हो जाते हैं तब MPIDC के अंडर में ये 9000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है ये भी इंक्लूड कर दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और बड़े IPO को लेकर, जहां पर दोस्तों डिलीवरी जो कि गुड़गांव बेस्ड सप्लाई चेन कंपनी है इनको हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से IPO के लिए अप्रूवल दे दिया गया है एंड नाउ अगले महीने के अंदर अंदर इनका IPO हमें लॉन्च होता देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डिलीवरी हमारे देश की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सप्लाई चेन कंपनी है एंड इनका प्लान था कि वो 7,460 करोड़ रुपीज के फंड्स IPO के थ्रू रेस करेंगे, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपीज का जो फ्रेश इक्विटी होगा एंड वही रिमेनिंग 2,460 करोड़ रुपीज के जो फंड्स होंगे वो ऑफर फॉर सेल के जरिए होने वाले हैं एंड नाउ इनको IPO के लिए सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है और अगले मंथ इनका जो IPO है वो लॉन्च होता देखने को मिलेगा। ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं बताई गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज के एक और रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों कोलम रेलवे स्टेशन जो कि साउदर्न रेलवे जोन के अंडर में आता है इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा रीडेवलपमेंट के लिए अप्रूवल दे दी गई है एंड नाउ इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल पर डेवलप किया जाने वाला है। दोस्तों कोलम रेलवे स्टेशन केरला स्टेट का ओल्डेस्ट, सेकंड बिजिएस्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट रेल प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर डेली लार्ज नंबर में पीपल ट्रैवल करते हैं और हमारी जो इंडियन रेलवेज है उनके द्वारा एक लिस्ट प्रिपेयर की गई है जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश में टोटल 21 स्टेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से डेवलप किया जाएगा एंड उस लिस्ट में इस कोलम रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है एंड अब इसके डेवलपमेंट के लिए अप्रूवल भी दे दी गई है, जबकि पहले ये सिर्फ प्लान ही था। ऐसे दोस्तों इसकी डिटेल तो नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पर स्टेशन डेवलपमेंट के अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पीटर लाइन्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, इस तरह की सभी थिंग्स बनकर तैयार होंगी और अगर सब कुछ चीज़ें प्लान्स के अकॉर्डिंग जाती है तो साल 2023-24 के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है लुधियाना के अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों लुधियाना जो कि पंजाब स्टेट की वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पर जो ट्रैवलिंग कनेक्टिविटी है, स्पेसिफिकली जो एयर ट्रैवलिंग कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए एक इंटरनेशनल टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, जिसके लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। तो दोस्तों लुधियाना में काफी लंबे समय से जो बिजनेसमैन है उनके द्वारा डिमांड की जा रही थी कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेटअप किया जाए एंड लास्ट ईयर ही हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर हलवाड़ा एयरफोर्स स्टेशन पर एक न्यू इंटरनेशनल टर्मिनल बनकर तैयार होगा एंड नाउ इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो फाउंडेशन है वो भी रख दिया गया है। 46.91 करोड़ रुपये स्पेंड करके यहाँ पर जो इंटरनेशनल टर्मिनल है वो 2000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनकर तैयार होगा और पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि क्योंकि अब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है तो जून के एंड तक यहाँ पर जो न्यू टर्मिनल है वो बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो अप्रोच रोड्स हैं वो ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।